आर्यन खान को जेल या फिर बेल, क्योंकि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी की थी। कथित तौर पर यहां रेव पार्टी चल रही थी। मौके से एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन की गिरफ्तारी से लेकर अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई आरोप भी लग चुके हैं और वहीं एनसीबी ने भी आर्यन खान को लेकर कई तरह के खुलासे किए हैं। एनसीबी की जांच में सामने आया कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में उनके संपर्क में थे और लगातार ड्रग्स का सेवन करते नजर आ रहे थे। और सिर्फ आर्यन खान ही नहीं, इसी के साथ चंकी पांडे जो फेमस अभिनेता हैं, उनकी भी बेटी अनन्या पांडे वो भी इसमें घिरती नजर आ रही है और उन पर भी इस दौरान आरोप लगे हैं। और आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस मामले को लेकर लगातार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जो है वो भी एनसीबी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और एनसीबी को लगातार रडार पर लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मलिक ने आरोप लगाया था कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड गवाहों के जरिए ही एनसीबी फर्जी मामले बनाती है और इस आरोप के बाद एनसीबी के अधिकारी असहज भी हो गए थे लेकिन खामोश रहे थे। अब सवाल ये है कि लगातार एनसीबी पर नवाब मलिक आरोप लगाते जा रहे हैं लेकिन एनसीबी इनका खंडन नहीं कर रही है। दूसरी तरफ लगातार समीर वानखेड़े पर भी आरोप लग रहे हैं। उनके समर्थन में बहुत से लोग हैं लेकिन उनका अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिससे ये तमाम चीजों का खंडन हो। हालांकि उन्होंने एक बात ये जरूर कही है कि उन पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार है। और इसी बीच तमाम जो इस मुद्दे पर अपडेट है वो कुछ इस तरीके से है कि जासूसी को लेकर ये जो मामला है वो पुलिस पर भी अब जासूसी के आरोप लगे हैं। और इसी के साथ आर्यन खान को जब से गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर आज भी काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए हैं। तो लगातार नवाब मलिक जो है वो सेलिब्रिटीज को फंसाकर वसूली का आरोप समीर वानखेड़े पर लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर से एनसीबी की मुंबई यूनिट के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरते हुए ये बात कही थी कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के फर्जी मामलों में सेलिब्रिटीज को फंसाया है और फिर उसने जबरन वसूली की कोशिश भी की है। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती और दूसरे बॉलीवुड सितारों को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया है। लेकिन तमाम अपडेट इस तरीके के हैं कि खुद समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई के, उन्होंने हलफनामा एक बॉम्बे कोर्ट में दाखिल किया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जब सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था उसमें जब एनसीबी जांच कर रही थी तब एनसीबी की जांच में एनसीबी के रडार पर खुद मंत्री नवाब मलिक के जो दामाद समीर खान हैं वो आ गए थे और उनसे काफ़ी लंबे समय तक पूछताछ हुई थी, कई घंटों तक पूछताछ हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए अब जो नवाब मलिक है वो उन पर आरोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि अभी तक समीर वानखेड़े जो है उन्होंने 350 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है ड्रग्स केस में और बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है वो उन्होंने बरामद की है। आज सुबह भी आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट से ड्रग्स बरामद हुई है। ये जो तमाम मुद्दे इसमें बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो है वो खुद पर जांच की सुई घूमती है और महाराष्ट्र की सरकार पर जांच की आंच आती है। इसी वजह से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार यहां पर ये तमाम मुद्दे उठाती नजर आ रही है और जांच को भटकाने की कोशिश करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप वसूली के लग रहे हैं और इसी के साथ सेलिब्रिटीज को फंसाकर भी वसूली के आरोप लगे हैं। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कल ही नवाब मलिक ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समीर वानखेड़े पर कई संगीन आरोप एक बार फिर से लगाए। खुद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल जो उन्होंने उससे पहले आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को बताया था, जो उनका जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी बताया था, उसी को एक बार फिर से उन्होंने सही बताया है। तो आपको बता दें कि एनसीबी ने कई मामलों को लेकर पंच विटनेस क्यों होता है ये भी नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं। इसी के साथ नवाब मलिक कहीं ना कहीं सरकार को भी बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से खुद उद्धव ठाकरे कहते हैं कि घर घर जो
तुलसी है उसका प्रचार हो रहा है, लेकिन अभी घर घर चरस गांजा, घर घर ड्रग्स पहुंच रही है महाराष्ट्र में। और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार जो है वो भी एनसीबी के रडार पर, एनसीबी के निशाने पर है। और इसी वजह से नवाब मलिक जो है वो जांच की सुई को घुमाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इनकी जांच की आंच महाराष्ट्र सरकार पर आ सकती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर ड्रग्स का कारोबार महाराष्ट्र में फल फूल रहा है। पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और न ही इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इसका जिम्मा, पूरे ड्रग्स को रोकने का जिम्मा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, एनसीबी के पास है। जब एनसीबी काम कर रही है तो उन पर भी जांच की आंच आने की कोशिश है, इसीलिए सीधे तौर पर उनको भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। और ये पहला मुद्दा नहीं है जब समीर वानखेड़े और शाहरुख खान आमने सामने हो। इससे पहले भी कस्टम ड्यूटी वसूलने के तौर पर जो समीर वानखेड़े हैं, उन्होंने शाहरुख खान पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया था। तो आर्यन खान को जेल या बेल, ये सवाल लगातार बरकरार है और इस पर संशय अभी भी बरकरार है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। उससे पहले सबसे पहले हमारे साथ सहयोगी, मेरे साथ स्टूडियो से चंद्रशेखर त्रिशूल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज़ पर। लगातार जिस तरीके से ये जो ड्रग्स केस है वो बढ़ता जा रहा है और ड्रग्स का कारोबार महाराष्ट्र में लगातार फूलता जा रहा है। आज सुबह भी जिस तरीके से मुंबई पर एयरपोर्ट पर ड्रग्स बरामद हुई है, बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई। क्या वाकई जांच को घुमाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर भी जांच की आंच आ सकती है एनसीबी की? देखिए मुस्कान, ये सारी चीजें आज नहीं हो रही, ये लंबे समय से हो रही हैं। ये केवल भारत में या मुंबई में नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया में हो रही हैं। और इसमें इतने बड़े बड़े लोग प्रभावशाली भूमिका में हैं जिनके सामने सरकारें या एनसीबी क्या, कई देश छोटे पड़ गए हैं। कई देशों ने स्वीकार किया है कि इनसे नहीं जीता जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत में वो सारी चीज़ें अलग है। कानून यहाँ पुख्ता है, सरकार यहाँ अपराध के खिलाफ है, ड्रग्स के खिलाफ है। सरकार यहाँ अच्छे जीवन, अच्छे समाज के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बावजूद इसके जब भी कोई अधिकारी किसी बड़े मामले में हाथ डालता है तो उसको जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वो शायद आज नज़र आ रहा है। और अब मान लीजिए वानखेड़े, समीर वानखेड़े, क्या आपको लगता है अगर इस तरह के हालात होंगे तो कोई दूसरा समीर वानखेड़े कहीं पैदा होगा? बिल्कुल। या कोई समीर वानखेड़े बनने की हिम्मत करेगा? या कहीं कोई बहुत प्रभावशाली कोई बॉलीवुड का या कोई राजनीति का कोई धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति होगा तो क्या कोई समीर वानखेड़े देश में ये हिम्मत करेगा कि चलो इसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद फिर ये पता चले कि उसकी कितनी शादी थी, कितने बच्चे थे, कौन सा सर्टिफिकेट उसने लगाया था, उसने कब पिताजी का मृत्यु भोज किया था, उसके जीवन में क्या हुआ था, वो बचपन में पैदा हुआ था, 5 साल का, उसके संग क्या हुआ था, ये वो सामना करना चाहेगा? तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसको इतना समझना होगा। और एक जो लोगों का सपोर्ट है वो महज 4 तख्तियां या 4 नारे लगा देने से, वेलकम दिल्ली समीर वानखेड़े कर देने से नहीं होगा। वो डिटर्मिनेशन लोगों में नज़र आना चाहिए। और अगर सरकार के ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव है तो सरकार को भी उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। अगर जिन हालातों में आज जो हालात समीर वानखेड़े के साथ बन रहे हैं, भले ही जेल में आर्यन है लेकिन कटघरे में जिस तरह एक लंबी सजा के लिए समीर वानखेड़े खड़े हैं, ये बहुत सोचने विचारने वाली बात है कि अगर समीर वानखेड़े उस कटघरे से
दोष मुक्त नहीं हुए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में समीर वानखेड़े पैदा नहीं होगा और ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी होगी। बिल्कुल, और ये नाकामी सिस्टम की इसलिए भी कही जा सकती है त्रिशूल जी, क्योंकि देखिए लगातार खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मुंबई से जो है समीर वानखेड़े, उन पर आरोप पर आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का खंडन खुद एनसीबी ने नहीं किया है। लगातार आरोप इन पर लग रहे हैं, लेकिन एनसीबी का जवाब अभी तक नहीं आया है इस पर। देखिए, बहुत मीडिया ट्रायल के लिए या किसी को संतुष्ट करने के लिए एनसीबी कोई जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अब रही बात, ये सवाल मेरा आपसे, आपका मुझसे सवाल जी है। बिल्कुल त्रिशूल जी। देखिए, कोई एनसीबी किसी को क्यों जवाब देगी? एनसीबी का अपना जो नोटिस उन्होंने जारी किया है, उनकी एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो किसी को क्यों बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने किया है वो सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दीक्षा वत्स जी हमारे साथ लेखिका जुड़ चुके हैं, इसी के साथ हमारे साथ अभिनेता भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज़ पर। दीक्षा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल भी हमने इस पर चर्चा की, लगातार जो ड्रग्स का मामला है वो फलता फूलता जा रहा है बॉलीवुड में। एक बतौर लेखिका आप इस पर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, ड्रग्स का कारोबार अगर फल फूल रहा है, खुद अब समीर वानखेड़े पर आरोप लगते जा रहे हैं। त्रिशूल जी मेरे साथ मौजूद है, वही ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बार बार एक सही अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो आखिर दूसरा समीर वानखेड़े तो पैदा भी नहीं होगा फिर कभी। देखिए, त्रिशूल जी ने ना बिल्कुल सही बात कही है और मैं इनकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ कि जब एक व्यक्ति ऐसे इस तरीके से आगे आके और सिर्फ कानून के अनुसार कार्यरत होता है और इस देश के अनुच्छेद 14 के अनुसार, मैंने कल भी ये बोला था कि इस देश के अनुच्छेद 14 के अनुसार इस देश का हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है या बराबर है, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के साथ आकर काम करता है और बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स है या कोई भी व्यक्ति है, वो मैटर नहीं करता, एक गलत चीज के प्रति एक पक्ष लेता है या पक्ष रखता है, कदम उठाता है। और इसलिए हमें उन लोगों उसका समीर वानखेड़े जी का पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आज उनकी आवाज को दबा दिया गया तो त्रिशूल जी ने बिल्कुल सही बात की कि आगे कोई समीर वानखेड़े बनने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी बात, जहां पर नवाब मलिक जी की बात आई, जो एनसीपी के नेशनल स्पीकर भी है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सारी बातें, जब ये ड्रग्स केस उठता है तभी क्यों ये सारी राजनीति स्टार्ट हो जाती है। देश के कानून के अनुसार तो आप एनसीबी को अपना काम करने दीजिए ना, और ये जो पर्सनल चीजें आप निकाल कर लेकर आ रहे हो, उनकी शादी हुई थी, आप उनका निकाह नामा दिखा रहे हो, आप किस तरह के राजनेता हो? ये चीजें तो आनी ही नहीं चाहिए ना। जब आप प्रोफेशनल तौर पर एक काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हो, तो आप उनकी पर्सनल चीजों को क्यों रख रहे हो, चाहे उनका पर्सनल पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं ना। एक राजनेता, एक नेता होने के अनुसार उनको सपोर्ट करना चाहिए। कल मैंने एक बयान ये भी सुना था कि अठावले जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये एक दलित है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो नेता हैं जो इस देश को बिल्कुल चूट कर खाने में लगे हुए हैं, जो आम जनता के मुद्दों पर तो ध्यान नहीं देते, जब ऐसे बड़े केसेस होते हैं, जब देश के अंदर पब्लिसिटी होती है, तब ये दलित, ये मुस्लिम, ये हिंदू सब कहाँ से आ जाता है? मैं आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि यही वो लोग हैं जो इस देश के अंदर जाति, धर्म ये सब फैलाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से गलत है। जब एक केस कानून के अनुसार चल रहा है तो उसको उसी के अनुसार चलना चाहिए, और जो भी निष्कर्ष आता है वो पूर्ण रूप से सही आएगा अगर इसी तरीके से ये बात चलती रही। और मैं अपील करना चाहती हूँ इस देश के नेताओं से और आपके मीडिया चैनल से भी, क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया को इस देश के संविधान में सरकार का चौथा सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग कहा गया है, और इस मीडिया की भी, आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे मुद्दों को पूर्ण रूप से अच्छे से उठाए और इनका साथ दे, कि जो भी ऐसी जांच होती है, जब कोई बड़ा केस इस देश के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, जैसे आपने पिछले बरस देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जी का भी केस हुआ, तो वो कानूनी रूप से होनी चाहिए ना। उसमें कोई पर्सनल बातें, उसमें कोई निजी बातें, उसमें कोई राजनीतिक बातें या नेताओं का कूद जाना, फिर उसमें धर्म की, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। ये गलत है दीक्षा जी, और यही वजह है कि हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं और पारदर्शिता मीडिया लगातार रख रही है, और किस तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए वो तमाम चीजें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मैं लौटूंगी दीक्षा जी आपके पास, जी मैं लौटूंगी। हमारे साथ राजपुंज जी शिवसेना से नेता जुड़ चुके हैं। राजपुंज जी, आज भी महाराष्ट्र में खुद मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर से ड्रग्स पकड़े गए हैं। उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे खुद बार बार ये कहते नजर आते हैं कि घर घर तुलसी का प्रचार किया जा रहा है, घर घर धर्म का प्रचार किया जा रहा है।
लेकिन अभी के जो हालात हैं, घर घर चरस, गांजा, अफीम, यही सब चीजें मिल रही है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? उसके बाद अगर कोई अधिकारी यहाँ पर पूरी कोशिश करता है नशे के कारोबार को खत्म करने की, तो उस पर इस तरीके के आरोप आपके द्वारा लगाए जाते हैं। राजपुंज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखो आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल, सुनाए। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने या शिवसेना ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो अपना कार्य कर रही हैं, लगभग आप समझ लीजिए 1.5 साल, 2 साल के करीब हो चुका है इस पे कार्य करते हुए। मैं सिर्फ बिल्कुल इनके कार्य के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल ये कार्य कर रहे हैं और करते रहे, यही हम चाहते हैं। लेकिन दूसरा ये मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर दीपिका पादुकोण को इन्होंने पकड़ा तो इन्होंने अरेस्ट तो किया नहीं था, जांच के लिए बुलाया, फिर उसके बाद छोड़ क्यों दिया? उनको छोड़ना नहीं चाहिए था ना। अगर इतनी हमारी एजेंसियां मतलब कार्य कर रही थी, सब कुछ था, तो फिर उनको बुला के 2 दिन बुलाया, फिर 3 दिन बुलाया, फिर जो उनके साथ जो दूसरी अभिनेत्रियां थी उनको भी बुलाया। इस प्रकार से जिन लोगों को बुलाया तो उनको छोड़ा क्यों? बस इतनी सी बात है। और बाकी कोई एजेंसियों पे किसी प्रकार का कोई, और हम ये चाहते हैं कि वहां पर अगर इस प्रकार जो भी लोगों के ऊपर ये आरोप सिद्ध होते हैं उनको बिल्कुल कटघरे के पीछे होना चाहिए। और एजेंसियां अपना काम बखूबी जानती हैं और अच्छा काम कर रही हैं और मिलकर सब काम कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, या फिर सीबीआई हो, ईडी हो, या फिर आपकी इस समय एनसीबी हो। तो इसमें कोई जी सर, फिर नवाब मलिक क्या कर रहे हैं? देखिए, नवाब मलिक, मैं कोई एनसीबी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नवाब मलिक जी अपने देखिए क्या कर रहे हैं, वो देश जानता है वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो भी वही जाने। सर, वो आपके साथ सरकार में तो हैं। सर, आपके साथ देखिए मैं आपका नाम सही तरह से नहीं पता मुझे। चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी से। मैं यहाँ पे स्टूडियो से आपको पूछ रहा हूँ। नहीं सर, स्टूडियो में तो आप हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में क्या कुछ कर रही है बीजेपी उनके खिलाफ, अगर उन्होंने उसके ऊपर करा सर, ये तो नहीं है ना। सर ये देखिए जो साथ देखिए गठबंधन में जब आप चलते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको दरकिनार करना पड़ता है, तभी गठबंधन चलते हैं। जब गठबंधन हाँ, तो ये शिवसेना का व्यक्तिगत बयान है कि वो अधिकारी कुछ भी करें और वो जो होगा न्यायपूर्ण होगा। लेकिन सर, आपके साथ नवाब मलिक हैं और वो जो कर रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है। शिवसेना ने कब कहा सर? महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कब कहा? उद्धव ठाकरे जी ने कुछ कहा ही नहीं इस बारे में, ना उन्होंने कुछ बोला कि गलत काम कर रही है। देखिए एनसीपी के माननीय शरद पवार जी ने इस प्रकार से कोई इसमें विरोध जाहिर नहीं किया। संजय राउत ने तो कहा ना, संजय राउत के बयान को आप भूल गए हैं। संजय राउत ने कहा था ना कि शुरुआत नवाब मलिक ने की, लेकिन ट्रेलर उन्होंने दिखाया, पूरी फिल्म मैं दिखाऊंगा। ये संजय राउत का बयान था, शायद आप भूल रहे हैं। वो देखिए, वो संजय नहीं, भूल कुछ नहीं गया हूँ, लेकिन जांच के विषय है, जांच के ऊपर आप कह तो नहीं सकते ना। आप समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप है, मैं नहीं कहता कि वो आरोप नहीं होंगे। मैं आ रही हूँ आकाश जी आपके पास। देखिए अभी हम नहीं कह सकते उसके ऊपर, अभी कैसे जांच का विषय है, अभी कैसे कह सकते हैं कि कोई सत्य बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। ये तो जांच का एक कैबिनेट मंत्री जो है। तो ठीक है, आप ही का सवाल, जांच का विषय है ना, जांच का विषय है, तो आप क्यों नवाब मलिक इस तरीके से उन पर बातें उठा रहे हैं? उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको फर्जी बता रहे हैं, उनको मुस्लिम बता रहे हैं। एनसीबी इस पर भी जांच कर लेगी ना, जांच का विषय है तो जांच होने दीजिए। आपको जांच एजेंसियों पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश जी। हाँ जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एनबी न्यूज का मुझे पहली बार मौका देने का, एनबी न्यूज से आने का। क्या मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आकाश जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, चंद्रशेखर जी की आवाज तो क्लियर थी, दीक्षा मैम की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, राजपुंज जी की आवाज भी साफ नहीं सुनाई दे रही थी, बीच बीच में ऑडियो उनका कट रहा था, तो मैं ठीक समझ नहीं पाया किसने क्या कहा। मेरी सिर्फ एंकर से एक रिक्वेस्ट है कि पैनलिस्ट का पहले आप एक इंट्रोडक्शन ले लें, उनको अपना एक ओपनिंग स्टेटमेंट उनका हो जाए, उसके बाद हम इंटरेक्ट करें, डिबेट करें, वो सारा बेटर होगा। डिबेट ही शुरू हो जाए और एक पैनलिस्ट चुपचाप बैठा रह जाए, उसका इंट्रोडक्शन ओपनिंग स्टेटमेंट भी ना हो, ये क्योंकि वक्त भी अब हमारे पास में कम है, 2 बजने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा एंकर और न्यूज चैनलिस्ट पर प्लीज ध्यान दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आकाश जी, आपको पहले आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं आपके पास नहीं है, आप अपनी बात रखें। हाँ, लेकिन एक ओपनिंग स्टेटमेंट तो सभी पैनलिस्ट का पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर भले हम इंटरेक्ट करें या डिबेट करें। एनीवेज
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी राजपूत जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। दीक्षा जी उनकी आवाज जब वो बोल रहे थे तब भी बीच बीच में उनकी आवाज जा रही थी। कुछ बातें मैं नहीं समझ पाया हूँ, कुछ बातें मैं मौखिक तौर पर समझाऊं। मैं अपना उस पर इंटरेक्शन, अपनी बात भी मैं आगे करूंगा, मैं अपना वक्तव्य भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने खुद शाहरुख खान के साथ काम किया है एज एन एक्टर, परदेश जैसी फिल्म में, जिसमें मैंने महिमा चौधरी के भाई का रोल किया था, गोल चश्मा। और मेरी मदर भी एक एस्टैब्लिश कैरेक्टर एक्ट्रेस है, आशा सिंह, उन्होंने बाजीगर में शाहरुख खान की मौसी का रोल किया था। जितना हमने देखा है सेट पर काम करते हुए, बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरेक्शन हमारा नहीं है, मगर जितना शाहरुख खान के साथ हमने काम किया है, उनको देखा है। शाहरुख और गौरी को भी मैंने परदेश पर सेट में साथ में देखा है। मुझे वे लोग बड़े अच्छे, एक अच्छे मेहनती आर्टिस्ट लगे हैं, अच्छे इंसान लगे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट वो लगे हैं। लेकिन एक शाहरुख गौरी जैसे इतने लविंग पेरेंट, इतने वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल निटेड कपल्स का बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, सोचने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है, मुश्किल लगता है यकीन करना। मगर एक और बात इसमें यह है कि एक बेटा ऐसा कुछ कर रहा हो और इस किस्म के मदर फादर को उसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, ये भी संदेहास्पद बात लगती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सब हो रहा है? आपका बेटा क्रूज पर अगर जा रहा है, भले ही उसने ड्रग्स नहीं रखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो कानून तय करेगा आगे, मगर वो इस तरीके के ग्रुप में इन्वॉल्व भी है, उसके दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं, उनका व्हाट्सएप चैट चल रहा है, इस बारे में माता पिता को, और वो भी शाहरुख गौरी जैसे माता पिता को नहीं पता है, ये बात संदेहास्पद लगती है, पहली बात। दूसरा ये है कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं पूरी तरह से उस बात का समर्थन करता हूं कि अगर कोई आदमी वो सच्चा है झूठा है ये कानून तय करेगा। एनसीबी कितनी सच्ची है, क्या उन्होंने कानूनी सही तरीके से जांच की है नहीं की है, समीर वानखेड़े ने की है नहीं की, ये कानून आगे जांच करेगा। मगर आप किसी को जांच करने ही ना दो, जांच करने के राह में इतने रोड़े अटका दो कि वो आगे सोचे, कोई समीर वानखेड़े पैदा होने से पहले 10 बार सोचे कि क्या मैं इस राह पर चलूं ना चलूं, अगर मैं चलूंगा तो मेरी पूरी फैमिली के जो है वो बत्तियां उधेड़ दी जाएगी और मुझे सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाएगा, तो क्या, और मेरी जान को खतरा होगा, मेरी फैमिली की जान को खतरा होगा, क्या मैं ये करूं ना करूं? ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजपूत जी ने अभी कहा कुछ थोड़ा सा जो मैंने सुना, उनका जो मुझे कुछ सुनाई दिया था कुछ थोड़ा सा, वो उन्होंने ये कहा कि भाई शिवसेना का तो ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है। मगर सर, मैं हाथ जोड़ करके, मैं बहुत सम्मान बाला साहब ठाकरे का हमारे दिल में बहुत सम्मान था, है और रहेगा, लेकिन प्रेजेंट जो शिवसेना सरकार है उसको लेकर के हमारे मन में बहुत ज्यादा दुविधा है, बहुत ज्यादा हमारे मन में जो है डिस्टर्बेंस है कि एक आपका शिराका की गवर्नमेंट है। पहली बात, शिराका के आपके गवर्नमेंट के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, वो आज मंच पर चढ़ के पब्लिकली जब वो अपना कोई उद्धरण वो करते हैं, जब कोई अपनी बात अपनी कहते हैं, अपना भाषण देते हैं, उसमें महाराष्ट्र की इतनी भयंकर समस्याएं हैं, किसान आत्महत्या की समस्या है महाराष्ट्र में, उसमें वो बात नहीं करते। बीएमसी में क्या हालत मुंबई की करके रखी है, जो वाटर क्लॉगिंग होती है उस पर वो बात नहीं करते। सड़कों की हालत क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उस पर वो बात नहीं करते। लोगों की जाने जा रही है उस वजह से, उस पर बात नहीं करते। कोरोना जो पहले आपने लॉकडाउन टाइम पे नहीं लगाया, केंद्र सरकार की चेतावनी के बावजूद, उसकी वजह से कोरोना फैला। बाद में आप जागे, बाद में आपने लॉकडाउन लगाया और अब तक आप पूरी तरह से, बीच में आपने ठीक ठाक रिकवर कर लिया था, मगर फिर से प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर आप रिकवर नहीं कर पा रहे, इस पर वो नहीं बोलते। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, हमारे सीएम, शिराका गवर्नमेंट के सीएम, क्या बोलते हैं कि ये बच्चे को फंसाया जा रहा है। 23 साल का बच्चा, 23 साल में भगत सिंह जी फांसी पर लटक गए थे, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी थी। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा जलजला वो लेके आए थे राष्ट्रवाद का, जिसकी वजह से देश के युवा जागा, उनका खून उबला। 23 साल की उम्र में नीरज जी हमारे जो है वो ओलंपिक में भाला फेंक करके गोल्ड मेडल लेते हैं। 23 साल का बच्चा है वो, और उस बच्चे की बात बोलनी जरूरी है। ये बोलना जरूरी है कि बॉलीवुड में को बदनाम किया जा रहा है। अगर कोई अगर कल को पीएम भी अगर गलत काम करेगा, उस पर भी जांच बैठेगी, तो इसका मतलब क्या पीएम सीएम को क्या बदनाम किया जा रहा है? अगर जांच की जा रही है, जांच का एक प्रोसीजर है, जांच पर ही सवाल उठाना, जांच की राह में इतने सारे रोड़े अटका देना, भाषण आकर के पूरी, आज सीएम, हमारे स्टेट के सीएम पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से पक्ष में है एसआरके और आर्यन फैमिली के, और पूरी तरह से विपक्ष, उनका स्पष्ट बयान है। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि फंसाया जा रहा बॉलीवुड को। और आकाश जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है ना कि तमाम जो पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि हमें नशे के कारोबार को खत्म करना है। और जब एनसीबी ने ये मुद्दा, एनसीबी ने ये जिम्मा उठाया, उसके बावजूद जो सरकारें हैं वो किसी भी तौर पर उनका समर्थन करती नजर नहीं आ रही है।
और नवाब मलिक बैठते रहते, वो सीएम से मिले, बॉलीवुड हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे और ये इतनी बड़ी बड़ी ड्रग पकड़ी जा रही छोटे से ड्रग के लिए। अरे भैया 10 रुपए की ड्रग हो या 10,000 करोड़ की ड्रग हो, ड्रग तो ड्रग है, ड्रग जानलेवा है। एक बूंद हो चाहे पूरा सागर, अगर वो एक बूंद की, आपको क्या तकलीफ? आपके सीएम कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बंद, आपके सीएम कह रहे हैं कि बाकी जगह आप गुजरात में भी तो पकड़ा गया ना भैया, जहां से भी आया किसी भी पोर्ट पर उतरा। अब वो अगर कल को दिल्ली के एयरपोर्ट पर अगर उतर जाए तो उसके लिए वहां के सीएम दोषी हो जाएंगे, दिल्ली के सीएम। क्या अगर अडानी पोर्ट पर अगर उतरा है, आज क्रूज ने कोई जिम्मेदारी ली है? जो क्रूज चला रहे थे उन्होंने कहा हमने दिल्ली के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया था, ये इवेंट, ये पार्टी उनकी तरफ से थी हमारी को। उन्होंने दूसरे दिन ही उस पर भजन का कार्यक्रम किया जिसमें प्योर वेज था। दूसरे दिन उन्होंने जो है वो आपका सोमनाथ मंदिर के दर्शन करवाए उसी क्रूज पर। तो यहाँ पर जहां भी उतरा है वो पता तो दिया ना, आपको पता तो चला। आपकी मुंबई पुलिस भी पकड़ रही है, उसको भी हम नमन करते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं, और वो बकायदे वो भी मीडिया में आया है, उसकी भी तारीफ हुई है। ठीक है, एनसीबी ने ठीक है, मैं लौटूंगी आकाश जी आपके पास एक बार फिर से। अमीर वानखेड़े से इतनी तकलीफ क्या है? अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, वो अभी नहीं आना था। इतने सालों तक नवाब मलिक क्या गहरी नींद में सो रहे थे? ठीक है आकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। त्रिशूल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए तीनों की ही प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, खुद शिवसेना नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लेखिका और खुद अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं। बॉलीवुड के खुद अभिनेता ये बात कह रहे हैं कि अगर बॉलीवुड में इस तरीके से कारोबार फैलता जाएगा नशे का, तो आखिर लोगों के आइडियल को हम क्या संदेश देंगे? जो जिनको लोग आइडियल मानते हैं उनके पास क्या संदेश जाएगा? और इसी के साथ शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम भी इस पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत जगह ऐसी है जहां पर नशे का कारोबार फूलता है, लेकिन कुछ चंद जगहों पर नशे की पकड़ में आता है, बाकी जगह नशा क्यों पकड़ में नहीं आता? इस पर तो सवाल दिल्ली, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की पुलिस पर भी उठना लाजमी है। सरकार महाराष्ट्र की क्या कर रही है? बड़े सलीके से झूठ बोलता रहा, वो बड़े सलीके से झूठ बोलता रहा, मैं यकीन नहीं करता तो क्या करता। दरअसल ये एक ऐसा सच है जिसके भीतर बहुत सारे झूठ छुपे हुए हैं। और कभी कोई आर्यन खान पकड़ा जाता है और वो किसी शाहरुख खान का पुत्र होता है, तो एक उसकी मासूमियत, उसके बच्चा होने की चर्चा, उसके प्रति सहानुभूति लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन आप देखिए, अगर सहानुभूति बढ़ रही है तो फिर युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल, यही त्रिशूल जी सबसे बड़ा अभी का हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब जिनको आइडियल लोग मानते हैं वो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो जनता में किस तरीके का संदेश जाएगा। मैं माफी के साथ आपको त्रिशूल जी रोकना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं देता, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल यही बरकरार कि आर्यन खान को जेल या बेल, और जेल या बेल होगी ये तो कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन नशे का कारोबार किस तरीके से रोका जाएगा और इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए तमाम जो अधिकारी, तमाम जो नेता सामने आ रहे हैं, उन पर इस तरीके के आरोप लगाना आखिर कितना सही, ये सवाल अभी भी बरकरार है।